गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से उत्कर्ष क्लासेस की स्पेशल क्लास में, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग चैप्टर्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जेई के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। दोनों ही एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक ले रहे हैं भाई मॉडर्न एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स। आसान तो है क्योंकि एटॉमिक आपके केमिस्ट्री का पार्ट है 11th का, और न्यूक्लियर का भी कुछ पार्ट आपके मॉडर्न फिज़िक्स भी केमिस्ट्री में आ चुका है। तो दोनों ही चैप्टर्स के दोनों सब्जेक्ट्स में रिवीजन से आपस में भी फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हाँ भाई, मैं भी बहुत खुश हूँ। और चलिए अब क्वेश्चंस हम करते हैं। आपसे मिलके हमेशा खुशी होती है, मज़ा आता ही है। और अब तो एकदम तैयारी हाईएस्ट लेवल पे चलनी चाहिए भाई। ठीक है, ये रिवीजन तो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन आपका रिवीजन भी एकदम अब फुल प्रूफ और एकदम पक्का चलता रहना चाहिए। कार्यफलन W वाली धातु की सतह पर आपतित लैम्डा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। हमने ये सब निकाला हुआ है, बस इस रूप में लिखा हुआ नहीं है। तो कभी कभी प्रश्न देख के लगता है कि ऐसा कैसा बड़ा सा सूत्र आ गया। जितना बड़ा आ रहा है व्यंजक या पद, इसका मतलब उतना सरल है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हल करना ही नहीं है, जैसा आया वैसा लिख देना है। तो चलो लगाते हैं भाई। समीकरण क्या है हमारी बच्चों? एच सी बटा लैम्डा कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। अतः एच सी बटा लैम्डा माइनस डब्लू, इतना लिखने के बाद देखो हल तो कर ही देंगे हम, पर इतना लिखने के बाद ये तो इसी वक्त दिख गया कि एच सी के बट माइनस में डब्लू आना चाहिए, प्लस डब्लू एच सी माइनस डब्लू, एच सी माइनस डब्लू, एच लैम्डा। दो व्यंजक हमारे पास बचे हैं, है ना। अब आखिरी बात जिससे सीधे फटाफट उत्तर टिक हो जाएगा, वी स्क्वायर ये आ रहा है बच्चों। तो वेग जब निकालूंगा तो वर्गमूल तो लेना ही पड़ेगा, और वर्गमूल लिया, इसमें वर्गमूल नहीं है, हटाओ, सीधे उत्तर टिक हो गया। अभी तो हल भी नहीं किया है व्यंजक। व्यंजक हल करने का समय क्यों खराब करें, जब ऑप्शन से सीधे समझ में आ रहा है कि उत्तर क्या होगा। यस करेक्ट, स्मार्ट टेक्निक हम लगा सकते हैं यहाँ पे, और स्मार्ट टेक्निक में ऑप्शन देख के फटाफट उत्तर निकल जाता है। हल तो कर ही देंगे भाई। एच सी माइनस लैम्डा डब्लू अपॉन लैम्डा, 2 इधर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, और इसी का वर्गमूल एच सी माइनस लैम्डा डब्लू अपॉन एम लैम्डा इंटू 2 का वर्गमूल। तो जल्दी से और ऑप्शंस को ध्यान में रख के उत्तर निकल गया। फोटोन की ऊर्जा दे रखी है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये फोटोन की ऊर्जा अवशोषित हुई है या प्राप्त हुई है, क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं। अगर बहुत कम ऊर्जा का है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा है, कॉम्पटन प्रभाव, और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज़्यादा ऊर्जा है, तो युग्म उत्पादन होगा। तो हमें सिर्फ इतना पता करना है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कितनी ऊर्जा है, बस। हमें दे रखी है जूल में ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए इसे भाग दे देंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से, इलेक्ट्रॉन के आवेश से। टेन की पावर 6 मतलब मेगा। हाँ, तो ये ऊर्जा आ रही है 1.06, 1.02 से ज़्यादा है, और 1.02 से ज़्यादा ऊर्जा का मतलब एक विशेष प्रक्रिया युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन हो जाएगा। कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन, युग्म उत्पादन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड, पेयर प्रोडक्शन।
तो ये 3 चीज़ें याद रखें, बहुत कम ऊर्जा प्रकाश विद्युत प्रभाव, थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा कॉम्पटन प्रभाव, और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज़्यादा ऊर्जा युग्म उत्पादन होता है। देखें भाई, प्रश्न कह रहा है ऊर्जा दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा 0 प्रकाश से संबंधित है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 तक जाने में तरंगदैर्ध्य लैम्डा का प्रकाश उत्सर्जित होता है। परमाणु के प्रतिक्षिप्तन को भी संज्ञान में लें तो क्या होगा? प्रश्न में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, प्रश्न बस इतना कह रहा है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य है लैम्डा नॉट, और 2 से 1 में जब आता है तो ऊर्जा का अंतर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। ये सारी की सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल गई, लेकिन अगर प्रतिक्षिप्त भी होगा तो कुछ ऊर्जा उसको भी तो प्राप्त होगी। प्रतिक्षिप्त हुआ, पीछे गया, संवेग है, गतिज ऊर्जा है, सब चीज़ें प्राप्त होंगी। इसका मतलब इस ऊर्जा में से कुछ भाग परमाणु प्रतिक्षिप्त होने में ले जाएगा, तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो इससे कम प्राप्त होगी। ऊर्जा कम प्राप्त होगी तो तरंगदैर्ध्य का क्या होगा? ऊर्जा कम, तरंगदैर्ध्य ज्यादा। इलेक्ट्रॉन लैम्डा का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तरंगदैर्ध्य ये है। अब 10.2 पूरी तो मिली नहीं, कम ऊर्जा मिली तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा, यानी लैम्डा का मान लैम्डा नॉट से बड़ा हो जाएगा। देहली आवृत्ति न्यू दे रखी है, 4 न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, पर यहाँ पे पहले प्रश्न कर ले, फिर हम उससे जुड़े हुए और भी कंसेप्ट सीखते हैं ना हर बार। तो देखिए भाई, h इंटू 4 न्यू, h न्यू नॉट प्लस k मैक्स। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम तो आ गई 3h न्यू। प्रश्न तो था बिल्कुल सरल। फ्रीक्वेंसी 4 न्यू दे रखी है और थ्रेशोल्ड दे रखी है न्यू। खत्म हो गया प्रश्न। अब ध्यान से सुनो, पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या काम में आता है, जो बहुत बार प्रश्न में पूछते हैं कि आवृत्ति दे रखी है, उससे दुगुनी कर दी, तिगुनी कर दी, 5 गुनी कर दी, 8 गुनी कर दी, गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव का क्या होगा? तो जब आवृत्ति को n गुना करेंगे, निरोधी विभव n गुने से ज़्यादा प्राप्त होता है। दूसरी बात, आवृत्ति को कम कर दिया बच्चों, आधा, चौथाई, 1/10 कुछ भी, निरोधी विभव या गतिज ऊर्जा का क्या होगा? यहाँ ध्यान रखना है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आवृत्ति कम करने पर हो सकता है वो देहली आवृत्ति से ही कम हो जाए, और देहली से जब कम हो जाएगी कोई उत्सर्जन ही नहीं होगा। किस बात का निरोधी विभव, किस बात की गतिज ऊर्जा? तो कम करने पे पक्का कुछ नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा करने पे निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाता है। देखो भाई, इस प्रश्न में अधिकतम गतिज ऊर्जा को आवृत्ति के साथ पूछ लिया है। ये आरेख हमारा बनाया हुआ है, पर गतिज ऊर्जा में नहीं बनाया है, निरोधी विभव में बनाया हुआ है। तो देखें भाई क्या फर्क पड़ जाएगा। h न्यू बराबर phi प्लस k, गतिज ऊर्जा y अक्ष है, ये समीकरण हो गई। गतिज ऊर्जा है y, आवृत्ति है x, समीकरण होती है बच्चों y बराबर mx प्लस c। m है h, धनात्मक, ढाल धनात्मक, यानी अल्प कोण, न्यून कोण बनाएगी सरल रेखा, और
y अंतःखंड ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक y अंतःखंड कहाँ पे आ रहा है? यहाँ 0, यहाँ धनात्मक, यहाँ तो ढाल ही नेगेटिव। इसका y अंतःखंड ध्यान से देखो भाई आ रहा है ऋणात्मक। यही सही समीकरण, और यही समीकरण या यही आरेख तो आप निरोधी विभव के साथ भी बनाते थे बच्चों, वही का वही गतिज ऊर्जा के साथ है। क्यों? क्योंकि निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा में फर्क किसका है? बस एक नियतांक ई का। नियतांक से समीकरण के या आरेख की प्रकृति में आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही उत्तर वही का वही आरेख रहेगा। और ये आरेख बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि आरेख के पे आधारित इस चैप्टर में या यूनिट में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन बच्चों, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात, और वो 4 स्थितियों में पूछा जा सकता है। जल्दी से याद दिला दूँ एक बार, जब वेग समान हो, समवेग समान हो, गतिज ऊर्जा समान हो और त्वरक विभव समान हो। यहाँ पे कह दिया है समान गतिज ऊर्जा, लैम्डा बराबर h/√2m/k। गतिज ऊर्जा के लिए ये सूत्र काम में आएगा। तो लैम्डा अल्फा और प्रोटॉन, अल्फा बटा प्रोटॉन, h बटा अल्फा का द्रव्यमान 4 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान का, प्रोटॉन का m हो तो अल्फा का हो गया 4m। एक बटा 4 का वर्गमूल 1/2। पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से प्राप्त होती है। औसत तरंग दैर्ध्य दे रखी है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट कितने फोटोन प्राप्त होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे मात्रक से कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। जो कुल प्राप्त हो रही है वो भी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, और एक के लिए भी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी कुल ऊर्जा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट बराबर एक की ऊर्जा और n, एक फोटोन की ऊर्जा इंटू n, कुल ऊर्जा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। आपको यही तो निकालना है। इसी को x मान लिया, तो ये कितना दे रखा है? 2 कैलोरी। कैलोरी के लिए 4.2 से गुणा करके जूल आ गया। इसको x मान लिया जो ज्ञात करना है। ये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट ही है, और ये भी परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं, न सेंटीमीटर स्क्वायर को न मिनट को। hc बटा लैम्डा। बच्चों hc की जगह या तो इनके मान रख दो दिए हुए हैं, तो ये 1 कैलोरी है, और या फिर hc की जगह 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करके जूल में परिवर्तित करो, कैसे भी कर सकते हैं। 6.6 10 की घात -34 3 × 10 की घात 8 बटा 5,500 10 की घात -10, 10 की घात 13 या 10 की घात 19, अंतर बहुत ज़्यादा है। जल्दी से पहले यही देख लें कि घात क्या आ रही है भाई। ये हो गया 8.4 × 5.5 10 की घात -7, 6.6 × 3 10 की घात -26, 26 -7 हो गया 19, 8.4 5.5 6.6 × 3 10 की घात 19। तो ये तो पक्का हुआ कि उत्तर 10 की घात 19 में आएगा। ये काट दो जल्दी से।
अब 2.3 या 1.75, 2 से बड़ा या छोटा, थोड़ा तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? 6.6 इंटू 3 हो गया 20, और 8.4/20 ये हो गया 0.4, 0.4 इंटू 5.5 हो गया 2.2 के आसपास। 2.3 वाला उत्तर सही हो गया। 8.4, 5.5, 20, 10⁻19। अब देखो भाई, अगर इसे 8 मान लूँ और इसे 5, तो 8 इंटू 5 40, 40/20 2। 8 से बड़ा था, 5 से भी बड़ा था, 2 से तो बड़ा आएगा ही, सीधे ही 2.3 टिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्नों में गणनाएं ज़्यादा आएंगी। परमाणुीय भौतिकी में भी खूब गणना होगी, नाभिकीय में भी हो सकती है, और यहाँ तो दिख ही रहा है कि हो रही है। तो इनमें गणनाएं ज़्यादा होती हैं। जल्दी से अप्रॉक्सीमेट करो। कैसे? ऑप्शन को देखो, ऑप्शन बताएगा कि क्या मान लगभग हमें प्राप्त करना है। बहुत जल्दी से उत्तर निकल जाएगा। पदार्थ की तरंग प्रकृति होती है कौन सी परिघटना? इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। किसमें हो रहा है भाई? डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है। वो प्रयोग महत्वपूर्ण है, उसमें याद क्या क्या रखना है? 54 वोल्ट पे होता है, 50 डिग्री कोण पे, और सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त हो रही है वहाँ पे तीव्रता। इसका मतलब विवर्तन हुआ है निकल के क्रिस्टल से, है ना, इलेक्ट्रॉन का। चलिए भाई, ये देखें, इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है। रिडबर्ग नियतांक 10⁵ प्रति सेंटीमीटर है। आवृत्ति ज्ञात करनी है। अब देखिए, 1/λ का सूत्र है R इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा Z, 1/4, 1/16। R का मान, बच्चों प्रश्न ने कहा 10⁵ प्रति सेंटीमीटर, तो 10⁵ 1/100 ये हो गया 1/λ का मान ये आ गया बच्चों। अब ध्यान से सुनो, यहाँ गलती नहीं करनी है। 1/λ थोड़ी ना होता है आवृत्ति, C/λ आवृत्ति होती है भाई। तो बच्चों दोनों तरफ C से गुणा कर देता हूँ। ये हो गया 3/16 इंटू C मतलब 3 इंटू 10⁸। सीधे सीधे देखो ये क्या बन गया, 9/16। आवृत्ति आ गई है 9/16 का एक ही व्यंजक है, और कोई व्यंजक ही नहीं हमारे पास। तो सीधे सीधे 9/16 इंटू 10⁻15, 10⁻15 बन रहा है, लेकिन और भी जल्दी कि भाई हाँ 9/16 चाहिए, क्योंकि C से गुणा करना है। 3/16 इंटू 3, 9/16 उत्तर हो जाएगा। बच्चों ये बिल्कुल ही सरल। देखो मैंने कहा था कि पढ़ाते समय भी कि आपको डायरेक्ट सूत्र पूरे याद रखने हैं, सिर्फ शॉर्ट में नहीं याद रखना है कि रेडियस है 0.529n²/z, नहीं, पूरा याद रखना है। रेडियस है n²h², 4π² kZe²m, ऐसे। अब एक छोटा सा फ़र्क यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्न ने कहा CGS सिस्टम में कूलॉम नियतांक का मान, वहाँ भी काम आएगा ये कंसेप्ट स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और यहाँ भी काम आ गया। देखो K की वैल्यू 1 होती है CGS सिस्टम में, सीधे 1 रखो, यानी K हटाओ। रेडियस का फॉर्मूला n² h² 4π² kZe²m। Z भी चाहिए, n² h² अपॉन 4π² Ze²m। आ गया उत्तर।
अच्छा, ये और देख सकते हैं कि एन स्क्वायर ऊपर आता है, ये आपको पता है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। और एन स्क्वायर एच स्क्वायर के अलावा सब चीज़ें नीचे आती हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा आइडिया इससे भी आपको मिलेगा, अगर एग्जैक्ट याद नहीं हो, पर एग्जैक्ट याद रखना ज़रूरी है। आहा बच्चों, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जिसे हम क्रांतिकारी ऑफ़र कह रहे हैं, क्योंकि सच में उत्कर्ष क्लासेस डिजिटल कक्षा के क्षेत्र में तो क्रांति ले ही आया, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। और YouTube के माध्यम से आप भी ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा इससे मिल रहा है। खूब सारी चीज़ें उत्कर्ष क्लासेस बच्चों के फ़ायदे के लिए कर रहा है, और उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले और कीमतें इतनी कम रखी जाएं कि भाई किसी को भी ये कोर्स लेने में 2 बार सोचना ना पड़े, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उत्कर्ष क्लासेस बच्चों लेकर आया है ऐसा ऑफ़र जिसमें नीट जेई के सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज पर 90% तक का ऑफ़र डिस्काउंट मिल रहा है। 90% तक का डिस्काउंट, यानी 10% के आसपास ही पे करना पड़ेगा आपको। और सच में ये इतनी कम कीमतें हैं कि पढ़ के एक बार तो विश्वास ही नहीं होता। मुझे खुद भी सोचना पड़ता है कि भाई कोई ज़ीरो मिस तो नहीं हो गया यहाँ पे, इतने कम ज़ीरो लग रहे हैं मूल्य के आगे। तो इतने कम मूल्य में आपको सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। आपने अगर कोई कोर्स परचेज़ कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया है तो कर सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव्स हों, भाई बहन हों, दोस्त हों, मित्र यार, जिनको भी, तो आप बता सकते हैं कि भाई इस ऑफ़र का फ़ायदा लें। क्योंकि देखो आज तारीख क्या हो गई है भाई, ऑलरेडी 16 तारीख तो हो गई है ना। 13, 14, 15, 16, 17, सिर्फ 5 दिन का ये ऑफ़र है। तो आज ही सबको बताएं कि जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लें, क्योंकि कल के बाद ये ऑफ़र रहेगा नहीं। और आज भी अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है दिन ख़त्म होने में। तो बच्चों ये ध्यान रखें, 5 ही दिन के लिए ऑफ़र है। 90% तक डिस्काउंट सारे कोर्सेज नीट जेई के जो है उन पर मिल रहे हैं। तो भाई हम जिसको कहते हैं बच्चों स्मार्ट टेक्निक से क्वेश्चन करना, स्मार्ट थिंकिंग लगाना, यहाँ स्मार्ट थिंकिंग है कि इस कोर्स को, जो भी आपकी आवश्यक कोर्स है, आज का आज ही सब्सक्राइब कर ले, और जिनको भी करवाना है उन्हें भी करवा सकते हैं। और यहाँ तो विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। विकल्प अगर मैं दूंगा तो 4 विकल्प होंगे, उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष क्लासेस और उत्कर्ष क्लासेस, है ना। इन 4 में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। हाँ देखें भाई, प्रश्न कह रहा है बच्चों 6 स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चिन्हित किया गया, दिखाया गया है, और अलग अलग ऊर्जा स्तर से आने की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौन सी रेखाएं होंगी? बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अवशोषण स्पेक्ट्रम में मूल अवस्था से ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर और ऊर्जा लेके कभी ऊपर नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, जो यहाँ काम भी आ रहा है। देखो ठीक बात। तो देखें भाई, x से a कक्षा में पहुंचा, यहाँ तो उल्टा हो रहा है क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, a से x में आया, तो x से a में जब जाएगा, अब यहाँ से ऊपर इधर या इधर बिल्कुल नहीं जा सकता है। ऊर्जा लेने के बाद एक बार ऊपर जाके और ऊपर कभी भी नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन। अतः अवशोषण स्पेक्ट्रम में मूल अवस्था से किसी और अवस्था तक जा सकता है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 में जा सकता है। 2 से 4, 2 से 3, 3 से 4 संभव नहीं जाना। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में मूल अवस्था से जो रेखाएं हैं वही मिल सकती हैं हमेशा। मूल अवस्था में आने की रेखाएं थी 1, 2, 3, तो जाने वाली उल्टी दिशा में 1, 2 और 3 ही रेखाएं हो सकती हैं। 1, 2, 3 जो है यही मूल अवस्था में होंगी, 4, 5, 6 में से कोई भी नहीं हो सकती है। देखिए भाई, ये कह रहा है 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम की सारी तरंग दैर्ध्य हमने आपतित करवाई हैं हाइड्रोजन गैस पे।
तो हाइड्रोजन जो अवशोषित करेगा और ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो कौन सी संपूर्ण स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी? लाइमन होती है 4000 से नीचे, पर 4000 से नीचे तो बहुत नीचे तक हो सकती है। अवरक्त होती है, ये अवरक्त में जो जितनी भी श्रेणियां हैं, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री वगैरह, वो 7800 से ऊपर की हैं, पर 7800 से ऊपर में तो बहुत सारी हो सकती है। बामर श्रेणी जो है, दृश्य श्रेणी, वो कहाँ से कहाँ तक है? 4000 से लेकर 7800 तक, या 3800 से 7800 तक, वो पूरी इसके बीच में आ रही है, यानी वो श्रेणी तो पूरी कवर होगी और कोई नहीं हो पाएगी। तो बामर श्रेणी हमारा उत्तर हो गया। हाँ, ये देखिए भाई, आसान प्रश्न है। क्वांटम संख्या जब बढ़ती जाती है, क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा के अंतर का क्या होता है? मैंने तो आपको कहा है कि ऊर्जा के मान भी याद रखें और अंतर भी, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न में ये याद होते हैं तो फटाफट उत्तर निकल जाते हैं। पहली ऊर्जा 13.6 है माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दूसरी है 3.4, तीसरी 1.51, चौथी 0.85, है ना। तो यहाँ पे भाई ऊर्जा तो ये है, इनके अंतर भी याद रखें। जैसे पहली और दूसरी का अंतर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इसकी आवश्यकता पड़ भी चुकी है हमारे प्रश्न में, थोड़ी देर पहले ही प्रश्न हमने किया था। जिसमें सीधे मान दिया हुआ था 10.2 का। ये रहा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन। तो हमें समझ में आ रहा है कि 10.2 वैसे किसके लिए होता है? 2 से 1 के लिए ही होता है। 2 से 1 के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। तो ये याद रखना बहुत फायदेमंद है। तो ये है 10.2। अगला कितना हो गया भाई? 1.89, और ये हो गया 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो है ही। तो ऊर्जा अंतराल क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे कम, और शुरू में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। 10.2 के बाद सीधे 1.89 और बाद में थोड़ा, तो शुरू में बहुत तेज़ी से कम होगा, बाद में धीरे धीरे कम होगा, कम लगातार होते जाएंगे। घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब देखें भाई, अर्धआयु के प्रश्न भी आ गए, क्योंकि नाभिकीय भौतिकी, परमाणुवीय भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, तीनों ही शामिल हैं हमारे आज के लेक्चर में। बीच बीच में कोई ना कोई पूछता रहता है कि भाई लाइव क्लास है क्या, या क्या हो रहा है। तो लेट ज्वाइन करते हैं बच्चों, लेकिन ये तो आपको पता है कि भाई शेड्यूल रोज़ ही एक एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपके लिए चल रही है, ताकि आपका फ़ायदा निरंतर होता रहे और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, कंसेप्ट्स रिवाइज होते रहे बच्चों। देखिए भाई, ये कह रहा है अर्ध आयुकाल 1 आवर और 2 आवर्स हैं, और शुरू में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, एटम, रेडियो एक्टिव एटम, मतलब न्यूक्लियाई की बात हो रही है। 2 घंटे बाद इनके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होंगे? तो dN/dt का फॉर्मूला है लैम्डा n। लैम्डा है 0.693 बटा हाफ लाइफ। n कैसे निकालूंगा? जिसके अर्ध आयुकाल 1 घंटा है, 1 घंटे बाद हो जाएंगे आधे, यानी n0/2, और 1 और घंटे बाद उसके भी आधे, n0/4। तो 0.693 n0 शुरू में थे बटा 4, और अर्ध आयुकाल इसका है 1 घंटा। दूसरे वाले के लिए dN/dt
बटा dn/dt पहले और दूसरे के लिए अनुपात हम निकाल रहे हैं भाई। अब देखिए भाई, दूसरे वाले की तो अर्धायु ही 2 घंटे है और समय भी 2 ही घंटे का हुआ है। इसका मतलब उसके तो आधे ही हुए होंगे, n0/2 और अर्धायु काल 2 घंटे। अतः 2 और 2 4 और 4 कैंसिल, उत्तर आ गया 1:1। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn/dt का अनुपात निकालना है और वो होता है लैम्डा n। n कितने हो जाएंगे बच्चों? n0 बटा जो भी भिन्न बन रहा है, मतलब तो 1 घंटा इसका अर्धायु काल है तो 2 घंटे में 1/4 रह जाएंगे। n0/4 अर्धायु काल है 1 घंटा। दूसरे का अर्धायु काल है 2 घंटे पर रहेंगे n0/2 ही। अनुपात आ गया 1:1। ये देखिए भाई, ये प्रश्न, अर्धायु काल 10 दिन है, 90% विखंडित होने में कितना समय लगेगा? 90% विखंडित होना, विखंडित होने का प्रतिशत कभी सीधे नहीं निकलता है, प्रतिशत निकलता है बचे हुए का। तो 90% विखंडित मतलब बचेंगे कितने? 10% ही। 10% में कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, 10 दिन में हो जाएंगे 50%, फिर 10 दिन में 25%, फिर 10 दिन में 12.5%, है ना? फिर 10 दिन में 6.25% ही रह जाएंगे। 30 दिन बाद विखंडित बचे कितने हैं? 12.5, यानी 87.5% विखंडित हो गए, 90% चाहिए था। 40 दिन के बाद बचेंगे 6.25, यानी विखंडित कितने हो गए? 93.75%। ठीक बात? तो अब ध्यान से सुनो भाई, प्रश्न कह रहा है 90% विखंडित होने में कितना समय लगेगा। इतना तो पक्का हुआ कि 30 दिन से तो ज़्यादा लगेगा। 30 दिन में 87.5% विखंडित हुए, 30 से तो ज़्यादा लगेगा। 19 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता। अब बचे 33 या 37। कौन सा सही उत्तर है? एक बार 30 दिन के बाद बच रहे हैं, मतलब विखंडित हो गए हैं 87.5%। 40 दिन के बाद विखंडित हुए हैं 93.75%। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि 90% कहाँ पे आएगा। 33 और 40 के बीच में तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि ज़्यादा जब नाभिक होते हैं तो तेज़ी से विखंडन होता है और जब या विघटन होता है, और जब कम बच जाते हैं तो विघटन की दर भी कम हो जाती है। शुरू में तेज़ चलता है, बाद में धीरे चलता है। तो पहले 5 विखंडित होने में कम समय लगता है, अगले 5 में ज़्यादा समय लगता है। पहले एक बार इसको उससे भी हल करें, थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ेगी पर हल कर लेते हैं भाई। सूत्र क्या कहता है हमारा बच्चों? n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा टी, या फिर आपको मैंने डायरेक्ट t का सूत्र लिखाया है, t बराबर log n0/n बटा लैम्डा। लैम्डा को लिख सकते हैं log 2 यानी 0.693 बटा अर्धायु काल, और यहाँ पे आपको मिल रहा है n0 बटा 1% ही बचेंगे, यानी log 10। log 10 है 2.303 बटा 0.693। ये हो गया बच्चों 23, और ये हो गया 7, मतलब 0.7,
आ गया लगभग 33 दिन। तो 23/0.7 से आपको उत्तर मिल गया आसानी से। अब ध्यान से सुनो, हमने ये तो पता कर लिया था शुरू में कि 30 और 40 के बीच में आएगा, और मैंने आपको हिंट के लिए ये कहा भी था 33 दिन बिल्कुल सही उत्तर। हिंट के लिए मैंने आपको कहा भी था बच्चों ये कि देखो 87 से 93 तक जाना है, 3 विघटित और 3 विघटित लगभग यही बात है। यहाँ से 3 विघटित होके या 2.5 विघटित होके यहाँ, और उसके बाद भी 2.5-3 विघटित होके यहाँ, लगभग इतना ही हो रहा है। तो पहले वाले 2.5-3 विघटित होने में कम समय लगता है और अगले वाले में ज़्यादा समय लगता है। तो 87 से 90 तक पहुँचने में 3 ही दिन लगे, और 90 से 93 पहुँचने में फिर 4, 5, 6, 7 दिन लग सकते हैं। तो ये जैसे ही पता चला कि 30 और 40 के बीच में है और लगभग बराबर है, तो ये कम समय में होगा, ये ज़्यादा समय में होगा। बीच का मान आधा समय नहीं लगेगा, 35 नहीं होगा। शुरू में 5 जल्दी विघटित होंगे और अगले 5 देर से ज़्यादा समय में विघटित होंगे। तो सीधे ही समझ में आ रहा था कि अगर ये बीच में है तो 35 से कम समय होगा, ज़्यादा नहीं। हल करके गणना से निकाला, समय ज़्यादा लगा, और डायरेक्ट देख के समझ के कम समय में उत्तर आ रहा है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसकी अर्ध आयु 30 मिनट है के विकिरण के लिए गाइगर मूलर गणक की गणन दर 2 घंटे में 5 प्रति सेकंड घट जाती है। प्रारंभिक गणन दर क्या थी? 5 प्रति सेकंड घट जाती है 2 घंटे में। dN/dt प्रारंभिक गणन दर निकालनी है, जिसे सक्रियता एक्टिविटी कहते हैं। तो A बराबर A0 e की घात माइनस लैम्डा टी। प्रश्न ने A का मान दे रखा है 5 डिक्रीजेस टू 5 प्रति सेकंड इन 2 आवर्स। इसका मतलब 5 प्रति सेकंड ही हो जाती है, घट नहीं जाती है। इसको कर देते हैं रह जाती है। अब ध्यान से देखो, हम उल्टा चलें तो ओरली उत्तर आ जाएगा, कुछ पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से सुनो। 2 घंटे और 30 मिनट अर्धायु काल है। 2 घंटे का मतलब 30 मिनट के 4 अंतराल, लास्ट में हो गई है 5, यानी इस 30 मिनट से पहले रही होगी 10, इससे पहले रही होगी 20, क्योंकि आधी आधी हो जाती है ना भैया अर्धायु में। इससे पहले रही होगी 40 और इससे पहले रही होगी 80। सीधे उत्तर मिल गया, 80 दर रही होगी शुरू में। उल्टा भी चेक कर लो। अब 80 से एक अर्धायु काल के बाद 40, दूसरे के बाद 20, तीसरे के बाद 10, चौथे के बाद 5। सूत्र से करना है, अब सूत्र से कर लेते हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट सूत्र दिया है, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये तो बहुत मेहनत वाला है क्योंकि इसमें ई की घात आ जाती है। हम लगाएंगे बच्चों ये वाला सूत्र, A बराबर A0 बटा 2 की पावर T/T। A दिया है 5, A0 निकालना है, समय है 120 मिनट और अर्धायु है 30 मिनट। 5 बराबर A0 बटा 2 की घात 4 यानी 16, 5 × 16 80। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी सिखाया, ये मेहनत भी मत करो क्योंकि समय फालतू खराब होता है। ओरली डायरेक्ट देखो, 30-30 मिनट अर्धायु काल है और 2 घंटे की बात हो रही है, यानी 4 अर्धायु काल। आधा 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 होता जाता है, डबल 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 4 बार करते जाओ डबल। 5 का डबल 10,
एक बार और डबल 20, एक बार और डबल 40, एक बार और डबल 80, खत्म हो गया प्रश्न 80। ये देखें भाई, ये कह रहा है इनिशियल एक्टिविटी ज्ञात करो बच्चों। अब प्रश्न कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सूत्र, ये व्यंजक अलग तरह का दे दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाए, मोल निकाल दें और उससे नाभिकों की संख्या निकाल दें तो हो जाएगा प्रश्न। एक्टिविटी का सूत्र क्या है? dN/dt तो है और है लैम्डा n। नाभिकों की संख्या प्रारंभ में n0। अब नाभिकों की संख्या कहाँ से लाएं? चलो, द्रव्यमान है m और अणुभार m, तो मोल कितने हो गए? एक मोल में कितने नाभिक? अवोगाद्रो संख्या। तो n मोल में कितने नाभिक हो गए? n इंटू अवोगाद्रो संख्या Na। Na की जगह n की जगह m/m इंटू Na रख देते हैं, m Na/m, लैम्डा m Na/m आ गया उत्तर। तो बिल्कुल आसान, बस मोल की संख्या निकाली, नाभिकों की संख्या निकाली, रख दी, उत्तर मिल गया। ये लो बच्चों, फिर से वैसा ही प्रश्न आ गया और ज़बानी ही करेंगे इसको। काउंट रेट मीटर शोज अ काउंट ऑफ 240 मिनट फ्रॉम अ गिवन रेडियो एक्टिव सोर्स। 80 मिनट्स लेटर मीटर शोज अ काउंट रेट ऑफ 30 पर मिनट। हाफ लाइफ ऑफ सोर्स इज। चलो भाई, 240 से कितनी बार आधा आधा करना पड़ा, जल्दी से देखें। 240 का एक बार आधा किया 120, दो बार किया 60, तीन बार किया 30। 30 तीन अर्धायु काल, तीन अर्धायु काल का समय है 80 मिनट। 240 से एक बार में हो गया 120, दो बार में हो गया 60, तीन बार में हो गया 30। हाफ लाइफ निकालनी है। देख लें भाई, आप चाहो तो सूत्र से भी कर सकते हो। A बराबर A0/2 की पावर T/T। A दिया है 30, A0 है 240, कुल समय है 80 मिनट बटा T। 2 की घात 80 बटा T बराबर 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, अतः 80 बटा T बराबर 3, T बराबर 80 बटा 3, 26.67 मिनट। तीस प्रति मिनट। तो इसको 26 कर देते हैं, तो अर्धायु काल 26.66, 26 मिनट टिक कर सकते हैं। तो ये सीधे ही हो गया था जैसा मैंने पहले बताया। 240 का एक अर्धायु काल में 120, दो अर्धायु काल में 60, तीन अर्धायु काल में 30, तीन अर्धायु काल 80 के बराबर हैं। 3T बराबर 80, T बराबर 80 बटा 3। यहाँ पे यदि कुल समय, ये हिंदी में यहाँ लिखा नहीं है, यदि कुल समय 80 मिनट है,
जैसा हमने शुरू में बात की थी कि भाई आवृत्ति 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कर दी जाए, यहाँ बस मान में दे दिया है न्यू 1 और न्यू 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 समीकरण लिखो और सीधे उत्तर देख लो। एच न्यू 1 बराबर फाई प्लस निरोधी विभव दे रखा है तो EV1, दूसरी बार एच न्यू 2 फाई प्लस EV2। हो गया बच्चों प्रश्न। दूसरी बार का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो माइनस कर दें अगर एच न्यू 2 माइनस एच न्यू 1, फाई माइनस फाई कट जाएगा, EV2 माइनस EV1। हमें निकालना है EV2 का मान। एच न्यू 2 माइनस न्यू 1 बराबर E इंटू V2 माइनस V1, E नीचे भेज दो, और V1 इधर भेज दो, तो आपको मिल गया V2 बराबर H बटा E न्यू 2 माइनस न्यू 1 प्लस V1। अब स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है बच्चों, ये मेहनत कैसे बचाएंगे। लो पहला स्टेप, अगर मैं न्यू 2 को न्यू 1 के बराबर रख दूँ, न्यू 2 वही है जो न्यू 1 है, तो निरोधी विभव V2 भी वही है जो V1 है, यानी उत्तर आना चाहिए V1। न्यू 2 को न्यू 1 के बराबर रख दो, V1 से ज़्यादा, गलत। न्यू 2 को न्यू 1 के बराबर रख दो, V1 से कम, गलत। न्यू 2 को न्यू 1 के बराबर रख दो, ये 0 और ये 0, V1 इन दोनों में आ रहा है। अब आखिरी चीज़ भाई, निरोधी विभव जब निकालने जाओगे बच्चों, तो H न्यू बटा E, H बटा E आता है निरोधी विभव की समीकरण में, E बटा H तो नहीं आ सकता है, तो H बटा E आ जाना चाहिए। न्यू के साथ H, न्यू के साथ E नहीं, न्यू के साथ H, ये हो गया गलत, सीधे सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टेक्निक आप लोग लगा रहे हैं, आप में से कुछ, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब अब हमारा दिमाग इस तरह से चल रहा है जैसे चलना चाहिए, और इसका खूब फ़ायदा मिलेगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये तो एकदम ही आसान प्रश्न है बच्चों, लेकिन आपको सारे ही संबंध याद होने चाहिए। स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा की, पहले तीनों में संबंध, जैसा मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा के साथ, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा के साथ, और गतिज ऊर्जा का भी कुल ऊर्जा के साथ, तीनों संबंध आपको आने चाहिए। तो कुल ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा का दुगना या आधा, या स्थितिज ऊर्जा है कुल ऊर्जा की दुगनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा है नेगेटिव ऑफ गतिज ऊर्जा की दुगनी, और गतिज ऊर्जा है नेगेटिव ऑफ कुल ऊर्जा। तो ये कैसे भी संबंध पूछे जा सकते हैं, और आपको सारे ही याद होने चाहिए। और बच्चों यही की यही चीज़ गुरुत्वाकर्षण में भी है। गुरुत्वाकर्षण में उपग्रह जो परिक्रमा कर रहा है ग्रह की, उसके लिए बिल्कुल यही का यही संबंध, कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी नेगेटिव चिन्ह के साथ, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के नेगेटिव चिन्ह के साथ। तो यहाँ जो स्थिर वैद्युतिकी में काम में आ रहे हैं या परमाणुवीय भौतिकी में, यही की यही चीज़ गुरुत्वाकर्षण में भी याद रखने की ज़रूरत है। हमें चाहिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध। देखिए भाई, फिर से एक और प्रश्न आ गया है जिसमें कहा है इसका त्रिज्या जो है कक्ष की और इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या संबंध है। फिर से बच्चों, अगर आपने सिर्फ याद रखा वेग बराबर 2.2 इंटू 10 की पावर 6 z/n और रेडियस 0.529 n²/z, तो कुछ नहीं होगा इस प्रश्न में। और इसीलिए अगर वो नहीं याद है तो व्युत्पत्ति वाले सूत्र लगाओ ताकि उससे जल्दी उत्तर आ सके।
व्युत्पत्ति के लिए 2 स्टेप्स चाहिए थे। पहला स्टेप था mv² r = kz e² और दूसरा काम में आता था mvr = nh/2π। हमारा काम तो इसी से हो जाएगा। बस पहली समीकरण ये बहुत ज़रूरी है, देखो यहाँ इसी से उत्तर मिल रहा है, नहीं तो ये लंबा होगा। वेग और द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या में संबंध निकालने में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सीधे जो व्युत्पत्ति का पहला स्टेप है इससे उत्तर आ गया। एक आर कट गया। आपको क्या निकालना है? वेग। तो v² बराबर k को लिख देते हैं 1/4πε0 ze²। m नीचे आ गया और एक r बच गया। हाइड्रोजन Z1 हो जाएगा। देखो भाई वेग आ गया e² 4πε0 mr। e² 4πε0 mr वेग का सूत्र आ गया। त्रिज्या का चाहिए था वेग के रूप में, तो यहाँ से r आ जाएगा, z तो 1 हो गया है, 4πε0 k की जगह 1 में और mv²। e² 4πε0 mv², ऐसा कोई नहीं है संबंध, तो वेग का संबंध त्रिज्या के रूप में सही दिया हुआ है और त्रिज्या का वेग के रूप में, दोनों ही इस पहली व्युत्पत्ति की समीकरण से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको व्युत्पत्ति भी पूरी करके दिखाई है कि ये और ये लेके कैसे वेग, त्रिज्या, ऊर्जा सब चीज़ें ज्ञात करनी होती हैं। तो यहाँ पे इसी सूत्र से देखो फटाफट उत्तर आ गया, वरना आप अटक जाते और घूम फिर के समझ नहीं आता कि कैसे उत्तर लाए त्रिज्या और वेग का संबंध। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया है। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने ये मुख्य इम्पॉर्टेंट, छोटा लेकिन मुख्य और इम्पॉर्टेंट भाग परमाणुीय भौतिकी, आधुनिक भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी पूरा किया। और जैसा मैंने कहा इसके सूत्र याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। हमने देखा गणनाएं कैसे आसान बनती हैं, तो गणनाओं को आसान बनाना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसमें समय बहुत ख़राब हो जाता है और कहीं कहीं गलती भी हो जाती है। फिर तो जल्दी से गणनाएं हो, गलती ना हो, इसके लिए ऑप्शंस को ध्यान में रख के अप्रॉक्सीमेशन लेके गणनाएं करने से फटाफट प्रश्न हो जाते हैं। तो पढ़ते रहिए बच्चों, अपना तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रश्न खूब सारे करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर ही लिए होंगे, हमने भी खूब करा ही दिए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ भी इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।